Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 web applications code 803. In this video we are going to cover unit 1 networking concepts in one short form and इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे. शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर मिलता है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट होम टैब पर अवेलेबल है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो. आज के इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं क्योंकि हम नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे, देन नेटवर्क्स के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को समझेंगे, फिर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को डिटेल में समझेंगे, देन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स भी डिस्कस करेंगे, देन वेब आर्किटेक्चर को समझेंगे एंड एट लास्ट हमें नेटवर्क से क्या क्या थ्रेट्स हैं एंड उसके लिए हमें क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है जहां पर अलग अलग डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड होती हैं किसी चैनल के थ्रू एंड किस लिए कनेक्टेड होती हैं, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएं. यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, बट यहाँ पर रिसोर्सेज शेयरिंग भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें कि हम जब भी कोई कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रिंटर को कि उसे कुछ प्रिंट करना है, तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है. और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब हमारा कंप्यूटर और प्रिंटर एक ही नेटवर्क पर अवेलेबल होंगे. इसी तरह से जब भी हम किसी भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क में होते हैं. तो नेटवर्क की हेल्प से ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं. एक नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन सभी को हम कहते हैं नोड्स. तो नोड्स का मतलब है कोई भी ऐसी डिवाइस जो डेटा को सेंड कर रही है या फिर डेटा को रिसीव कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दोनों काम कर रही है. ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं नोड. देन हमें पता है कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपना ब्लूटूथ ऑन किया और फिर आपने अपने लैपटॉप और मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, वो भी एक नेटवर्क है क्योंकि वहाँ पर आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप कनेक्टेड है. अगर हम बात करें कि हम अपना वाईफाई ऑन करते हैं, तो वाईफाई ऑन करने से क्या होता है, हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये जो है इंटरनेट, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है. एंड इसे हम इंटरनेट क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं. एक बहुत स्मॉल लेवल पर भी हो सकता है, जैसे ब्लूटूथ पर हम नेटवर्क बना रहे हैं, अपने लैपटॉप मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं. एंड वही बहुत बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है जैसे इंटरनेट. इसलिए ये नेटवर्क्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now let us proceed to the next topic and study about concept of communication. कम्युनिकेशन क्या है? अगर हम सिंपल टर्म्स में कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव करते हैं. वहीं अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मींस डिजिटल कम्युनिकेशन, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, जो भी डेटा हमें शेयर करना है, वो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू होता है. मींस हम उसमें कोई ना कोई नेटवर्क बनाएंगे और तब हम अलग अलग नोड्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे. टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की हेल्प से हम अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ये सभी एनेबल हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रेजेंट है. जितनी भी डिवाइसेस एक नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड यस, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, तो इसलिए हम इंटरनेट के एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग. आपने देखा होगा आपकी कंप्यूटर लैब में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, बट प्रिंटर्स वो लिमिटेड हैं एंड हो सकता है सिर्फ एक ही प्रिंटर हो. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं. तो सभी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से हम सभी कंप्यूटर्स के लिए एक ही प्रिंटर यूज करते हैं. देन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. आप ईमेल्स भेजते हैं. ईमेल्स कैसे भेज पा रहे हैं? क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं.
देन वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जब भी आप वेब का यूज़ करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, तो वो गूगल मैप्स का एक फीचर है जो आप कब शेयर कर पाएंगे किसी के साथ, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो आपने अटेंड की हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो उसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज इंस्टेंट मैसेजिंग, मीन्स आपको मैसेज करना है और उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला आपको सेम टाइम पर रिप्लाई कर सकता है। सो इंस्टेंट मैसेजिंग भी तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। देन ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये सभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आपको डिफरेंट टाइप के कंटेंट मिलते हैं, लाइक वेब सीरीज, मूवीज एक्सेट्रा, एंड इन सभी को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं तो आप जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो सकती है, बट अगर वो नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो उसको ये सभी बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आप खुद ही सोचिए, जब आपको किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो जो आपका फ़ोन है, जो आपकी डिवाइस है, वो है सेंडर, मीन्स वो डिवाइस जो इस मैसेज को सेंड करने वाली है। देन ये है मैसेज जो आप सेंड करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, एंड ये एक चैनल के थ्रू होते हुए जाएगी। तो ये चैनल क्या है, बेसिकली वो मीडियम जिसके थ्रू आप ये मैसेज भेजने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैनल यूज़ करना चाहते हैं। तो चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू सेंडर ये मैसेज सेंड कर रहा है, एंड देन रिसीवर वो डिवाइस जो इस मैसेज को एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है, मीन्स आपने जिसको मैसेज भेजा है उसकी बात हो रही है। तो जब उसको मैसेज मिल जाएगा फिर वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। सो फीडबैक रिसीवर सेंडर को प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पर एक और टर्म हमें समझनी होगी, एंड दैट इज प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जो सिर्फ हिंदी बोल रहा है और एक पर्सन है जो सिर्फ रशियन बोल रहा है, उसे रशियन ही आती है और दूसरे पर्सन को सिर्फ हिंदी ही आती है। तो अगर ये दोनों लोग आपस में बात करते हैं तो क्या इन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों के लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं और ये एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन कब पॉसिबल हो पाएगा? जब इन दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आती होगी। जैसे अगर इसे भी इंग्लिश आती है और इसे भी इंग्लिश आती है तो उस केस में ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे। मीन्स जब सेम सेट ऑफ रूल्स दोनों जगह फॉलो होंगे तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। उसी तरह से जब हमें एक डिजिटल कम्युनिकेशन करना है, डेटा कम्युनिकेशन, वहां पर भी हम यही सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहे हैं जो इस डेटा कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सेट ऑफ रूल्स दोनों साइड सेम होने चाहिए, मतलब सेंडर भी वही प्रोटोकॉल यूज करेगा और रिसीवर भी वही प्रोटोकॉल यूज करेगा, तभी ये डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। अगर प्रोटोकॉल सेम नहीं है तो हो सकता है कि डिवाइसेस कनेक्टेड हो बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट हैं जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। इसलिए अगर उन्हें कम्युनिकेशन करना है तो प्रोटोकॉल का सेम होना जरूरी है। डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड सबसे कॉमनली यूज होते हैं टीसीपी और आईपी, HTTPS, SMTP, IMAP and POP3. Then next topic, internet. इनिशियली इंटरनेट इंटरनेटवर्क की तरह स्टार्ट हुआ। इंटरनेटवर्क का मतलब है कि डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन, लाइक एक डिवाइस है और दूसरी डिवाइस है, दोनों के बीच में कनेक्शन, इस तरह से इंटरनेटवर्क स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम पर वो ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम नहीं था, बट टाइम के साथ साथ ये ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम बना। मीन्स अब हम इसकी हेल्प से, अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो हम ग्लोबली किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन कैसे पॉसिबल हो पाया?
ड्यू टू इंटरनेट। सो इंटरनेट की हेल्प से हम जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वो रियल टाइम में कर पाते हैं। हमने कोई मैसेज सेंड किया एंड सामने वाले को उसी टाइम मिल जाता है, या फिर हमने कोई भी ईमेल शेयर किया वो भी उसी टाइम मिल जाएगा। सो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Here are few common applications of internet. ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड वो भी रियल टाइम में आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। देन फाइल शेयरिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र। आप इजीली अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं। देन ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप कोई भी कॉल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, लाइक आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है, एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस जो आप यूज़ करते हैं उसमें आपके पास दोनों के लिए ऑप्शन होता है, ऑडियो कॉल एंड वीडियो कॉल के नेम से। देन ऑनलाइन फॉर्म्स एंड सोशल नेटवर्किंग। ऑफकोर्सली सोशल नेटवर्किंग तो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सोशल मीडिया जहाँ पर आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन एंटरटेनमेंट, मूवीज़, म्यूज़िक, गेमिंग, ये सभी एग्जाम्पल हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको इनके लिए कंटेंट मिलता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सभी, इन सभी पर आपको एंटरटेनमेंट की वेरियस कंटेंट मिलते हैं। देन ऑनलाइन शॉपिंग। आप इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजॉन के थ्रू कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको भूख लगी है तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। देन फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल है, जैसे बैंकिंग एंड क्रिप्टो करेंसी। आपको किसी को भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आप इजीली यूपीआई कर देते हैं। सो वो भी एक फाइनेंशियल सर्विस है, बट किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस की। सबसे पहला है डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। हम इजीली डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक नेटवर्क में, एंड रिसोर्सेज भी इजीली शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, एक कंप्यूटर लैब में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं बट उनके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, जैसे प्रिंटर्स। सो हम ज़्यादा प्रिंटर्स यूज़ नहीं करते, एंड मोस्टली केसेस में हम एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं ओवर द सेम नेटवर्क। तो ये एडवांटेज है। एंड क्योंकि हम सेम रिसोर्स को शेयर कर रहे होंगे, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कॉस्ट भी सेव होती है। देन डेटा बैकअप मीन्स जब हम क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, क्लाउड पर बैकअप लेते हैं, तो बाई चांस अगर हमारी एक डिवाइस ख़राब भी हो जाती है तब भी हम अपने डेटा का बैकअप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। देन स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम वहाँ पर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जो फ्री होती है वो तो हमें पहले से ही मिली होती है, बट अगर हम उसे अपग्रेड करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन होता है। सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। देन शेयरिंग सिक्योरिटी सेटअप। जब हम कोई भी नेटवर्क सेटअप करते हैं तो उसमें जनरली फायरवॉल का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर वायरस वगैरह ना आए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर रहता है। अब देखिए, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंसिव सेटअप। मींस जब आप इनिशियल सेटअप करते हैं किसी भी नेटवर्क का, उसमें वायर्स होंगे, केबल्स होंगे एंड डिफरेंट सेटअप होगा, तो वो एक्सपेंसिव होता है इनिशियली। देन मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। उस नेटवर्क को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स लगाने होते हैं, एंड इसके लिए एक एक्सपर्टाइज पर्सन चाहिए जिसके पास एक्सपर्टीज हो इसको मैनेज करने की। देन सिक्योरिटी थ्रेट्स मींस अगर हम किसी भी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि वो नेटवर्क ही हैक हो जाता है, तो उस केस में हमारी इंफॉर्मेशन के लिए भी खतरा है। देन कैन स्प्रेड वायरस। अब सपोज करते हैं कि एक ही कंप्यूटर है जिस पर वायरस आ गया है गलती से, बट क्योंकि वो एक कंप्यूटर पर आ चुका है तो वो अब इजीली नेटवर्क के थ्रू बाकी कंप्यूटर्स पर भी जा सकता है जो उस नेटवर्क में हैं, तो इसलिए वायरस का भी डर है। देन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स अगर इन केस हमारा कंप्यूटर नेटवर्क ही क्रैश कर जाता है तो उस केस में हमारी इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो सकती है। सो ये सभी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड ऑफ कोर्सली हम कोई भी चीज़ यूज़ करें उसके एडवांटेजेस भी होंगे, बेनिफिट्स भी होंगे और लिमिटेशंस भी होंगे, बट हमें लिमिटेशंस के लिए बस ये ध्यान रखना है कि हम उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं पहले से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कैन स्प्रेड वायरस, तो इसके लिए हम पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम कोई अननोन फाइल
डाउनलोड ना करें, कोई ऐसी फाइल डाउनलोड ना करें जो अननोन मेल से आई है। तो इस तरह के प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं अपनी तरफ से इन लिमिटेशंस को कम करने के लिए। अंडरस्टूड? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन चैनल, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट एंड आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल के बारे में हमने तब भी पढ़ा था जब हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था कि चैनल का मतलब है वो मीडियम जिसके थ्रू सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाता है। अब इस चैनल को हम डिटेल में समझने वाले हैं। बेसिकली इस चैनल को हम यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल को सेंडर से रिसीवर्स तक पहुंचाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक सेंडर या फिर मल्टीपल सेंडर्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह से रिसीवर्स भी एक भी हो सकता है या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। ओके, जब हम चैनल की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी है, मींस ये कितने टाइम में कितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है। तो उसी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहला है बैंडविड्थ, जिसे हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और दूसरा है डेटा रेट, जिसे हम बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं। इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे, उससे पहले हम चैनल के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। देन टाइप्स ऑफ मीडिया, यहाँ पर हम कम्युनिकेशन चैनल्स के टाइप्स की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम फिजिकल ट्रांसमिशन का यूज़ करेंगे, और एक ऐसा है जिसमें ब्रॉडकास्ट का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। एंड इसका अगर रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखें तो वो है केबल टीवी। आप जब केबल टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं तो वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन। बट अगर हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की, तो यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं हमारा एक ब्रॉडकास्ट टीवी है, तो उस पर जो भी आपको चैनल्स दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट से ब्रॉडकास्ट होकर हमें वो चीज़ें दिख रही हैं। इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, लाइक माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक गिवन टाइम में नेटवर्क पर कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नैरो रोड की बात करते हैं तो नैरो रोड पर ज़्यादा व्हीकल्स एक टाइम पर नहीं जा पाएंगे, कुछ ही व्हीकल्स जा पाएंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल फ्लो है व्हीकल्स का वो कम रहेगा। वहीं अगर हम एक वाइडर रोड की बात करते हैं तो वाइडर रोड है, इसलिए वहां पर सेम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स पास हो पाएंगे, तो इसका मतलब है कि वहां पर फ्लो ज़्यादा है। इसी तरह से जब बैंडविड्थ कम होती है तो कम डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है, और जब बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। एंड हमें कैसे पता चलेगा कि कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है? ये हम मेजर करते हैं बिट रेट में। तो इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड और गीगा बिट्स पर सेकेंड। बैंडविड्थ हमें बताता है कि करंटली वहां पर कितना डेटा फ्लो कर रहा है, या फिर उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, या फिर एवरेज फ्लो क्या है, या फिर ऑप्टिमल फ्लो मींस जो सबसे सही फ्लो है वो बताता है। तो ये सभी डिफरेंट टर्म्स हम जब रेफर कर रहे हैं, हमसे पूछा गया है कि आप करंट फ्लो बताइए या फिर ऑप्टिमल फ्लो बताइए, तो बेसिकली हम बैंडविड्थ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंडविड्थ को हम कंपेयर कर सकते हैं जो एक वाटर टैप होती है। अगर आपने टैप को फुल ओपन कर दिया है तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पर है। इसी तरह से अगर चैनल में फुल कैपेसिटी के साथ डेटा फ्लो कर रहा है तो वो है उसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ। बट ऐसा होता नहीं है, फुल कैपेसिटी से नहीं हो पाएगा। तो जो हम एक्चुअली यूज़ करते हैं उसी को हम कहते हैं करंट बैंडविड्थ, जो हमें मिल रही है। देन जब बहुत सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पर प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक वाईफाई है और उस वाईफाई से सपोज करते हैं 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो जब एक ही टाइम पर 10 डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी और वो कुछ काम कर रही हैं, मतलब कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रही हैं, इधर डाउनलोड और अपलोड, तो उसमें सभी की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ तो वही रहेगी ना, बस वो अलग अलग डिवाइसेस में डिवाइड हो गई है, तो इसलिए स्पीड कम हो जाएगी हर एक डिवाइस के लिए। तो जब हाई यूसेज किया जाएगा, जैसे अगर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या फिर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में सभी के लिए वाईफाई की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ तो सेम थी बट डिवाइसेस या फिर यूसेज बढ़ गया है। ओके,
नाउ लेट अस डिस्कस अनदर टर्म, डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब है वो स्पीड जिस पर डिजिटल डेटा ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर सेंड किया जाता है। तो इसे हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड में, एंड इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, इनको हम कन्वर्जन टेबल के थ्रू समझेंगे। अब देखिए, कई बार आपको कन्वर्जन टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आपको सिंपली ये याद रखना है कि सबसे स्मॉल होता है बिट, ठीक है। फिर बिट के बाद आता है किलो बिट, फिर आता है मेगा बिट, फिर आता है गीगा बिट, और फिर आता है टेरा बिट, ठीक है। तो अगर आप ये चीज याद रख लें, पहले बिट, फिर किलो बिट, फिर मेगा बिट, फिर गीगा बिट, और फिर टेरा बिट, अगर आपने ये चीज याद कर ली तो आपको कन्वर्जन टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे भी कन्वर्जन गिवन होते हैं जिसमें हमें पूछा गया है कि 1 TBPS इज इक्वल टू हाउ मेनी BPS। तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो फिर एज इट इज तो आपको याद होगा नहीं, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट ही करना होगा, तब आपको कन्वर्जन टेबल पता होनी चाहिए। तो इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप यही लर्न कर लें। सबसे स्मॉल है बिट, फिर आता है किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, और फिर टेरा, ठीक है। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। टेरा के आगे और भी यूनिट्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, बट आपको यहीं तक लर्न करना है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, बिट और बाइट में डिफरेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देखिए, आपको याद रखना है कि जब बिट की बात की जाती है तो बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन के लिए, डेटा के लिए। बट अगर हम बाइट की बात करते हैं तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। मतलब जो सबसे स्मॉल यूनिट है बिट, अगर हम 8 बिट्स मिला दें तब जाकर वो बनता है 1 बाइट, ठीक है। तो बाइट को हमेशा कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और बिट को हमेशा स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली हम बिट को ही यूज करते हैं नेटवर्क स्पीड को डिनोट करने के लिए, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पर हमें ये कन्वर्जन गिवन है कि जब आपसे बाइट और बिट कंपेयर करने को कहा जाएगा तो आप किस तरह से बताएंगे। तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इसी के बेसिस पर अब आप फर्दर बता सकते हैं 1 KBPS। यहाँ पर क्योंकि कैपिटल बी है तो इसका मतलब क्या है, 1 किलो बाइट पर सेकेंड। तो ये किलो बाइट है तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, 8 किलो बिट पर सेकेंड के, ठीक है। इसी तरह से अगर मेगा बाइट की बात की जाएगी तो ये बराबर होगा 8 मेगा बिट पर सेकेंड के। देन यहाँ पर गीगाबाइट पर सेकेंड की बात की जा रही है तो ये किसके बराबर होगा, 8 गीगा बिट पर सेकेंड के, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। फिर आपको ये भी इजीली लर्न हो जाएगा, ओके। सो मैन्युफैक्चरर्स जनरली BPS यूनिट्स को ही यूज करते हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी, जैसे 8 KBPS। सो ये क्या है, 8 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो इसी तरह से जो मेगा बिट्स पर सेकेंड या फिर गीगा बिट्स पर सेकेंड, तो ये जो बिट्स वाली यूनिट है यही यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर्स मैक्सिमम नेटवर्क स्पीड को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं IP एड्रेस के बारे में। जिस तरह से आप सभी के घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह से हर एक डिवाइस जो नेटवर्क पर है उसका एक एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है। इसी को हम कहते हैं IP एड्रेस। इसको जनरली कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा जहां पर आपको 4 नंबर्स मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर 4 नंबर्स नहीं है, यहाँ पर उससे ज़्यादा हैं। बट नहीं, आप यहाँ पर इस तरह से नंबर नहीं देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3rd नंबर, और ये है 4th नंबर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपको 4 ऑक्टेट्स गिवन है, ठीक है। और ये ऑक्टेट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं, ये 0 से लेकर 255 तक होते हैं। मींस टोटल 256 होते हैं। तो 256 कैसे हुए, जब हम 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो टोटल 256 हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर 255 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पर इस तरह से 4 ऑक्टेट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में लिखा क्या है, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा नेटवर्क पार्ट और एक होगा होस्ट पार्ट। तो जो लेफ्ट साइड है ये है नेटवर्क पार्ट, जिसे हम नेटवर्क आईडी भी कह सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं ये बना रहे हैं नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी डिनोट करता है कि वो कौन सा नेटवर्क या फिर सब नेटवर्क है,
ठीक है। इसके बाद आते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में आपको गिवन है होस्ट पार्ट एंड यहाँ पर आपको गिवन होती है होस्ट आईडी। सो ये बता रही है कि कौन सी स्पेसिफिक डिवाइस है उस नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल अगर एक ही नेटवर्क आईडी है बट उसमें 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो उनकी नेटवर्क आईडी तो सेम होगी बट उन सभी की होस्ट आईडी अलग होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा है कि आपको दिल्ली में रेड फोर्ट पर जाना है, तो दिल्ली तो एक सिटी है तो वो है नेटवर्क पार्ट, बट रेड फोर्ट वो एक स्पेसिफिक प्लेस है तो इसलिए वो हुई एक स्पेसिफिक प्लेस मतलब होस्ट पार्ट। तो उसी तरह से जब हम बात करते हैं एक नेटवर्क पार्ट की तो उसमें अलग अलग होस्ट हो सकते हैं। तो जब हमें स्पेसिफिकली बताना है कि कौन सा होस्ट मतलब कौन सी स्पेसिफिक डिवाइस, तो हम बताते हैं होस्ट आईडी, ठीक है। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं आईपी एड्रेस। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्क डिवाइसेस। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉडम, मॉडम मीन्स मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसके दो काम हैं इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में दोनों को कंबाइन कर देते हैं मॉडम। सो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। यहाँ पर क्योंकि ये दो फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहा है इसलिए हम इसे मॉडम कहते हैं। इसका बेसिक पर्पस है हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना। एंड अगर हम बात करते हैं फाइबर इंटरनेट की तो उस केस में मॉडम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर मॉडम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, देन देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडम। फर्स्ट इज डायल अप मॉडम। इसमें हम एक फ़ोन नंबर को डायल करते हुए आईएसपी से कनेक्ट करते हैं तब जाकर इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। देन इसमें स्पीड बहुत लिमिटेड होती है, सिर्फ 56 किलोबिट्स पर सेकेंड होती है एंड ये काफ़ी कम स्पीड है। इसमें फ़ोन लाइन पर कॉल्स और इंटरनेट साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते, एक टाइम पर एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स मॉडर्न मॉडम्स। इसमें डीएसएल मींस डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होगा। यहाँ पर टेलीफोन लाइंस के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा और एज कंपेयर टू डायल अप मॉडम्स यहाँ पर ज़्यादा फास्ट स्पीड रहती है जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफ़र फास्टर हो पाता है। द नेक्स्ट डिवाइस इज राउटर। अब हम जानते हैं कि जो मॉडम है वो इंटरनेट आईएसपी से लेकर आ रहा है। अब ये जो इंटरनेट आ रहा है ये डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कैसे डिवाइड होगा इस चीज़ को डिसाइड करता है राउटर। राउटर आइडेंटिकल नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकता है, हार्डवेयर डिफरेंट टाइप्स के होंगे उन्हें भी कनेक्ट कर सकता है एंड डिफरेंट लैन एंड वैन को भी कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर ये जो कनेक्शंस कर रहा है ये किसकी हेल्प से कर रहा है, ये एक राउटिंग टेबल की हेल्प से कर रहा है। यहाँ पर हम एक बड़ा लैन बनाने की बजाय एक छोटे छोटे स्मॉल लैन्स बनाएंगे और फिर उन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ राउटर, तो वहाँ पर एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि ये जो राउटर है इसका काम क्या है, डेटा ट्रैफिक को डिवाइड करना या फिर बताना कि किस तरह से कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि राउटर के पास एक राउटिंग टेबल है जिसे वो कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता रहता है एंड यही टेबल डिसाइड करती है कि हमें कौन सा डेटा पैकेट कौन से रूट पर भेजना है। तो सबसे पहले उस डेटा पैकेट को रिसीव किया जाएगा, फिर उसे एनालाइज करेंगे कि उसे कौन सी डेस्टिनेशन पर भेजना है और फिर उसे उसी डेस्टिनेशन पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रैफिक डायरेक्टिंग होती है। तो ट्रैफिक डायरेक्टिंग का मतलब है कि कौन सा डेटा पैकेट आ रहा है उसे कहाँ पर भेजना है, तो यही चीज होती है ट्रैफिक डायरेक्टिंग एंड ये कौन करता है, राउटर। दो तरह के राउटर होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में हम केबल्स का यूज करेंगे और वायरलेस में हम वाईफाई का यूज करते हैं। अंडरस्टूड। मॉडम वर्सेस राउटर। मॉडम का यूज होता है जब हम अपने नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं और राउटर का यूज तब होता है जब हम नेटवर्क ट्रैफिकिंग को डायरेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कौन सा डेटा पैकेट कहाँ पर सेंड करना है। एंड यस, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है।
देन मॉडेम का बेसिक पर्पस है मॉड्यूलेशन, मतलब एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग डीमॉड्यूलेशन करना, ठीक है। बट राउटर का काम है नेटवर्क ट्रैफिकिंग को डायरेक्ट करना, मतलब यहाँ पर सबसे पहले एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाएगा, उसे मेंटेन किया जाएगा कि कौन सा डेटा पैकेट कहाँ पर भेजना है, एंड इसके लिए वो इंस्पेक्शन करता है, मतलब जो भी डेटा पैकेट उसे मिलता है वो उसे एनालाइज करता है। बट यहाँ पर जो मॉडेम है वो उसको इंस्पेक्ट नहीं करेगा, उसे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता है। अंडरस्टूड। एंड अगर आपसे एग्जाम में इस तरह के डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसी तरह से टेबुलर फॉर्मेट का ही यूज करें, क्योंकि ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। ओके, अब बात करते हैं गेटवे के बारे में। सो गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है। डिफरेंट से मतलब है ऐसे नेटवर्क्स जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं। हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि कोई भी नेटवर्क तभी कनेक्ट कर सकता है, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगी जब वो दोनों सेम प्रोटोकॉल यूज करेंगे। बट अगर हमें फिर भी कम्युनिकेशन करनी है डिस्पाइट उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर एक गेटवे का यूज करेंगे। तो ये गेटवे क्या करेगा, ये गेटवे हमें हेल्प करता है ऐसे दो नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन कराने में जो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से डेटा एक्सेप्ट करेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा और फिर दूसरे सिस्टम के लिए ट्रांसलेट करेगा, और इसी तरह से वहां से जो डेटा मिलेगा उसे भी ट्रांसलेट करेगा। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पर हो पाता है। भले ही दोनों साइड के प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं, बट क्योंकि हमने वहां पर गेटवे यूज किया, इसकी हेल्प से वहां पर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। एंड यस, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपीटर। रिपीटर एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट कर देती है। कभी कभी हम सिग्नल्स लॉन्ग डिस्टेंस में भेजते हैं। जब ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा तब क्या होगा, सिग्नल वीक हो जाएगा, मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। बट अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए, मतलब सिग्नल क्वालिटी प्रॉपर रहनी चाहिए, इसके लिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं। तो ये सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करके उसे प्रॉपरली ट्रांसमिट कर पाता है। एंड यहाँ पर सिर्फ उसको कॉपी किया जाएगा, मतलब उसको डायरेक्टली रीजनरेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो वीक हो गया है उसे एम्पलीफाई किया जा रहा है, नहीं, यहाँ पर सिंपली कॉपी कर दिया जाएगा, रिपीट कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट डिवाइस इज हब। हब इज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर, मीन्स एक ऐसी डिवाइस जिसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स गिवन हैं, और रिपीटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। बट यस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि क्योंकि यहाँ पर मल्टीपोर्ट है, तो यहाँ पर ऐसा डिसाइड नहीं किया जाएगा कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है। ये सिंपली डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सभी को वो डेटा शेयर कर देगा। ये नहीं देखेगा कि एग्जैक्टली उसकी डेस्टिनेशन कौन सी है। ये डेटा को फिल्टर भी नहीं कर पाता और ना ही उसके लिए पाथ डिसाइड कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट डिवाइस इज स्विच। स्विच को इंटेलिजेंट हब कहते हैं। अब देखिए, हब में हमने क्या देखा कि मल्टीपल पोर्ट्स थे, तो मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पर भी होंगे। बट यहाँ पर इसे इंटेलिजेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करके सेंड करता है कि हमें कौन सा डेटा पैकेट कहाँ पर सेंड करना है। ये सभी डिवाइसेस को सेंड नहीं करता है, ये सिर्फ उसी डिवाइस को सेंड करेगा जो डेस्टिनेशन है। यहाँ पर ये इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से पैकेट्स में एरर्स हैं, तो जो एरर्स होंगे उनको सेंड नहीं करेगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, और जो सही पैकेट्स हैं उन्हें ही आगे फॉरवर्ड करता है, और वो भी सिर्फ करेक्ट डेस्टिनेशन तक। इसलिए हम इसे कहते हैं इंटेलिजेंट हब। अंडरस्टूड। Here is the difference between hub and switch. Hub ये एक ऐसा रिपीटर है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, बट स्विच ये एक इंटेलिजेंट हब कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी डेस्टिनेशन को सेंड करना है, एंड ये एरर चेकिंग भी परफॉर्म करता है। बट हब ये डेटा को फिल्टर नहीं कर पाएगा, ये कोई एरर चेक नहीं कर सकता। देन हब में जो भी पैकेट्स रिसीव होंगे वो सभी डिवाइसेस को भेज दिए जाएंगे। बट स्विच में क्या होता है, यहाँ पर बफर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से सिर्फ गुड पैकेट्स ही फॉरवर्ड किए जाएंगे, और वो भी सिर्फ करेक्ट डेस्टिनेशन तक।
देन हब में ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बेस्ट पाथ कौन सा है कौन से पैकेट के लिए, वहाँ पर तो सभी पैकेट्स को सभी डिवाइसेस को भेज दिया जाएगा एंड इसलिए ये इनएफिशिएंसी शो करता है। बट स्विच क्योंकि यहाँ पर पहले से डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा पैकेट ठीक है, कौन से को कहाँ भेजना है, तो इस वजह से एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होती हैं। ओके, वाईफाई कार्ड। सबसे पहले वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। सो ये आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि वाईफाई कार्ड क्या है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम अपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं एंड क्योंकि यहाँ पर किसी भी फिजिकल केबल का यूज़ नहीं किया जाएगा इसलिए हम इसे वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पर किसी फिजिकल केबल को यूज़ किए बिना हम सिर्फ वाईफाई कार्ड की हेल्प से ही इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। सो यहाँ पर वाईफाई राउटर कम्युनिकेट करता है वाईफाई कार्ड के साथ थ्रू रेडियो सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, तभी हमें इंटरनेट मिल पाता है वाईफाई के थ्रू। सो ये इंटरनल भी हो सकता है, मींस पहले से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इनबिल्ट भी हो सकता है, या फिर आप एक्सटर्नली प्लग इन भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्सली इसमें हमें किसी भी फिजिकल केबल की ज़रूरत नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। ओके, देन नेक्स्ट इज लीज लाइन। ये स्पेसिफिकली बिजनेसेस यूज करते हैं हाई डेटा एक्सचेंज के लिए, मींस जहां पर आपको अनइंटरप्टेड हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ डेटा की रिक्वायरमेंट है वहां पर इसे यूज किया जाता है एंड इसमें ये ज़्यादा स्टेबल भी होती है और रिलायबल भी होती है। बट एक डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। बट क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज भी उसी लेवल की हैं, हाई स्पीड मिल रही है, कोई इंटरप्शन नहीं होगा एंड बैंडविड्थ भी बहुत होगी, तो इजीली डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर हम 4 टाइप्स के नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, पैन, लैन, मैन एंड वैन। सो यहाँ पर हमने सभी चारों नेटवर्क्स के सभी फीचर्स को एक ही टेबल में समराइज किया है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, सिर्फ 10 मीटर्स तक, एंड इसमें हम अपने पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, यूएसबी। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप अपनी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हैं और अगर आप उसमें थोड़ा ज़्यादा दूर चले जाएं तो आपकी ब्लूटूथ डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि उसका एरिया स्मॉल ही है, उसका कवरेज एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। देन लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक स्मॉल एरिया कवर करता है, हो सकता है कि पूरा एक कैंपस हो या फिर एक रूम के अंदर भी हो सकता है, एंड इसमें हम अपने घर या ऑफिस की डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं वाया ईथरनेट और वाईफाई। तो आपने जनरली नोटिस किया होगा कि अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया है तो वो आपको आसपास के कुछ घर तक आपको वाईफाई का एक्सेस मिलता है, क्योंकि उसका कवरेज एरिया पैन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। देन यहाँ पर आपको स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है। फिर बात करते हैं मैन की। सो मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी या मेट्रो एरिया के लिए होता है, मींस सपोज करते हैं कि कोई एक सिटी है, उसमें एक ही नेटवर्क है, तो वो क्या है बेसिकली? वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब ज़रूरी नहीं होगा कि एक ही होगा, डिफरेंट हो सकते हैं, हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है कि उसका कवरेज एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जो एक सिटी में है। इसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स, लीज लाइंस, केबल्स यूज़ किए जाते हैं एंड इसको प्रोवाइड कौन करता है? इस नेटवर्क को टेलीकॉम या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे जियो, बीएसएनएल एक्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं वैन की। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्किंग। यहाँ पर बहुत लार्ज एरिया कवर किया जाएगा, फॉर एग्जांपल कंट्रीज। देन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। आप सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, ग्लोबली आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ की हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से, जो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके लिए सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, लीज लाइंस का यूज़ किया जाता है एंड इसके ओनर्स अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट्स हैं। ओके, एंड इसकी स्पीड भी हाई होती है, बट वहाँ पर लेटेंसी भी हो सकती है, मींस जब इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी और जब रिसीव की जाएगी उसके बीच डिफरेंस होता है कुछ स्पेसिफिक टाइम का।
एंड यहाँ पर कॉस्ट बहुत हाई होगी मेंटेनेंस के लिए, उसको इनिशियली सेटअप करने के लिए। ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अगर आपसे एग्जाम में किसी भी एक स्पेसिफिक नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है तो फिर आप उसी के पॉइंट्स को थोड़ा एलैबोरेट कर देंगे। ओके, देन कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे VPN मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WLAN मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, EPN मीन्स एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क एंड CAN मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। सो बेसिकली ये अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हैं। लाइक कैंपस एरिया नेटवर्क है तो वो स्पेसिफिकली किसी एक यूनिवर्सिटी में मिलेगा। इस तरह से अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसी कंपनी का नेटवर्क मिलेगा, दैट इज़ EPN। सो इस तरह से ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, बट हमें इनको इतने डिटेल में नहीं समझना है। जो डिटेल में समझने थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेब आर्किटेक्चर। वेब आर्किटेक्चर में हम नेटवर्क के कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। मींस किस तरह से इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, किस तरह से वो हमें मिलती है, ये चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क है दैट इज़ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो वेब आर्किटेक्चर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूजर्स भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, उनके इंट्रैक्शंस डिफरेंट हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। तो इसलिए जो इसका वेब आर्किटेक्चर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, वो डायनेमिक है। अंडरस्टूड? क्लाइंट एंड सर्वर, बेसिकली अब हम वेब आर्किटेक्चर के डिफरेंट टर्म्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट को समझते हैं। तो सपोज करते हैं कि आपको सर्च करना है आज का वेदर कैसा है, ठीक है। अब ये चीज़ जब आप सर्च करना चाहते हैं तो आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो जिस वेब ब्राउज़र या एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वही है क्लाइंट। तो क्लाइंट वो वेब ब्राउज़र या एप्लीकेशन है जो यूज़र की रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है और फिर सर्वर जो भी रिस्पॉन्स देगा उसको सर्वर से रिसीव करते हुए आपको शो करना, यही क्लाइंट का काम है, ठीक है। अब जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचती है तो सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है या फिर हो सकता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हो जो उस वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को होस्ट करता है। तो अब सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर प्रेजेंट है। तो जब ये रिक्वेस्ट इसके पास आती है, ये उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा वो वापस क्लाइंट को देता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जो भी हमने रिक्वेस्ट की वो क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है और फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स करता है। अब ये जो क्लाइंट और सर्वर हैं ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? मतलब हमने जो भी रिक्वेस्ट टाइप की वो अपने वेब ब्राउज़र पर टाइप की, मतलब हमारे फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर, और वो चीज़ जब हमने एंटर प्रेस किया और वो सर्च होकर हमें शो हुई है तो वो शो इसलिए हो पाई है क्योंकि सर्वर ने क्लाइंट को रिस्पॉन्स किया था। बट ये रिस्पॉन्स क्लाइंट तक कैसे पहुंचा और जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी वो सर्वर तक कैसे पहुंची? ये पहुंची है नेटवर्क की हेल्प से। सो नेटवर्क ही इस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाना और सर्वर का रिस्पॉन्स क्लाइंट तक पहुंचाना, ये नेटवर्क का काम है। अंडरस्टूड? इसके बाद आता है डेटाबेस। तो देखिए ये जो सर्वर है ये अपनी इंफॉर्मेशन को कहाँ पर स्टोर करता है? यहाँ डेटाबेस में, और इसी से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके रिस्पॉन्स देता है। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि वो जो वेबसाइट हम देख रहे हैं उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, हमें कैसी दिखनी चाहिए। लाइक आपको सबसे टॉप पर होम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आपको साइड में एक स्क्रॉल बार मिला है, तो वो सभी लेआउट आपको कैसे शो हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेब आर्किटेक्चर। दो आर्किटेक्चर हैं, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर P2P आर्किटेक्चर, इसमें हर एक नोड से कनेक्टेड होती है। मतलब नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं सभी आपस में कनेक्टेड होंगे एंड वो क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह एक्ट करेंगे। मींस अगर इससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो यहाँ पर ये क्लाइंट
क्लाइंट है और ये इससे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो ये सर्वर बन जाएगा। वहीं अगर ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो ये क्लाइंट बन जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये सर्वर बन जाएगा। मतलब एक ही डिवाइस क्लाइंट और सर्वर दोनों हो सकती हैं। सो यहाँ पर किसी सेंट्रल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पर सभी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यहाँ पर एक सेंट्रल सर्वर होता है, डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। जब क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो वो यहाँ सेंट्रल सर्वर के पास जाएगी, सेंट्रल सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, तब जाकर क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर पीयर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, now let us proceed to the next topic, network threats. मालवेयर इज शॉर्ट फॉर्म फॉर malicious सॉफ्टवेयर, मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकता है, उसके लिए सही नहीं है। ये हमारे सिस्टम का डेटा स्टील कर सकता है, हमारे सिस्टम के कंट्रोल खुद से एक्सेस कर सकता है, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, एंड उसको उसकी फंक्शनिंग को, उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब भी कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो सकता है। सो मालवेयर आता कैसे है? जनरली हमारी लापरवाही की वजह से आता है। लाइक हमने कोई सस्पिशियस लिंक को क्लिक कर दिया है, मतलब हमें कंफर्म नहीं था कि ये सही लिंक है, बट हमने फिर भी उस पर क्लिक कर दिया। या फिर कोई ऐसी ईमेल अटैचमेंट थी जो एक अननोन मेल से आई थी, हमें लगा कि पता नहीं क्या है, खोल कर देख लेते हैं, हमने उसे ओपन किया तो मालवेयर हमारे सिस्टम में एंटर कर गया। तो इस तरह से मालवेयर हमारे सिस्टम में आ सकता है, एंड इसलिए कहते हैं कि आपको अननोन सेंडर्स की भेजी हुई चीज़ें, लिंक्स, ईमेल्स, ये सभी चीज़ें ओपन नहीं करनी चाहिए। मालवेयर में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रैंसमवेयर, इसमें स्पेसिफिक पार्ट को ब्लॉक किया जाएगा, नेटवर्क के किसी भी पार्ट को ब्लॉक कर देंगे और फिर आपसे कहेंगे कि अगर आप इतने पैसे देते हैं तभी आपको इसका एक्सेस मिल पाएगा, वरना नहीं। इंस्टॉल मोर मेलिशियस सॉफ्टवेयर, हो सकता है कि जो मालवेयर इंस्टॉल मतलब गलती से आ गया है, अब वो और मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेगा, जिसकी वजह से आपके सिस्टम कंपोनेंट्स डिसेबल हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है आपका सिस्टम। स्पाईवेयर मीन्स ये आपके सीक्रेटली डेटा को चोरी करता है। लाइक आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की, वहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर किया, तो अब क्योंकि स्पाईवेयर ऑलरेडी वहाँ पर है तो वो उस चीज़ को चोरी कर लेगा एंड फिर उसको कहीं पर मिसयूज कर सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में मालवेयर है या फिर नहीं? तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे हर एक डिजीज के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे ही मालवेयर होने के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। डिवाइस बिकम स्लो, आपकी डिवाइस स्लो हो जाएगी, इतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। वेब ब्राउज़र स्लोली लोड होंगे, नेटवर्क कनेक्शन में इश्यूज आएंगे, आपका सिस्टम इजीली क्रैश कर जाएगा या फिर हैंग हो जाएगा। फाइल्स मॉडिफाइड हो जाएंगी अपने आप ही, आपने कुछ नहीं करा फिर भी उसमें मॉडिफिकेशन हो गया या फिर डिलीट हो गई, एंड उसमें आपको कुछ स्ट्रेंज फाइल्स भी दिखेंगी। लाइक आपको दिख रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपने इंस्टॉल ही नहीं किया था, अब वो प्रोग्राम कहाँ से आया? क्योंकि मालवेयर वहाँ पर है तो उसने वो खुद ही इंस्टॉल कर दिया। प्रोग्राम्स बिहेव एबनॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर अब मालवेयर आ चुका है सिस्टम में, तो अब वो प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहा है एंड इसलिए प्रोग्राम्स एबनॉर्मली बिहेव करेंगे। देन ईमेल्स और मैसेजेस सेंट विदाउट यूजर्स एक्शन, मीन्स हमने कुछ सेंड नहीं किया है बट हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना मैसेजिंग ऐप ओपन किया, आपने उसमें किसी को मैसेज नहीं किया था बट आपने देखा कि वहां पर तो किसी को मैसेज सेंड किया हुआ है, तो वो किसने किया? वो मालवेयर का ही काम है। So here are the different types of malware: adware, bots, spyware, ransomware, trojan horse, worms, virus. So ransomware और spyware के बारे में तो हमने डिस्कस किया, और अब हम वायरस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वायरस एक ऐसा मालवेयर है जो हमारे डिवाइस को हार्म करता है बाय करप्टिंग सिस्टम फाइल्स, मींस जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देता है, या तो हमारी फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी
जाएगी, या फिर अगर हम उसे एग्जीक्यूट करते भी हैं तो वहाँ पर कुछ और ही कोड रन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ओवरराइटिंग कर चुका है वायरस। इस वजह से हमारा सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है एंड हमारा कंट्रोल नहीं रहता है अपने सिस्टम पर, और हो सकता है कि हमारा सेंसिटिव डेटा जैसे हमारे पासवर्ड्स एक्सेट्रा ये सभी चोरी कर लिए जाएं। सो ये जो वायरस होते हैं ये इजीली डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर देते हैं, मतलब अगर हमने लगाया भी हुआ है कुछ सिक्योरिटी सिस्टम, वो उसको भी बाईपास करके हमारे सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। कैसे स्प्रेड होते हैं वायरस? ईमेल अटैचमेंट सबसे कॉमन है। लाइक आपने किसी अननोन सेंडर का ईमेल ओपन कर लिया एंड उसमें कुछ अटैचमेंट था, आपने उस पर क्लिक किया तो वो एकदम डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होते ही अगर उसके साथ वायरस है तो वो भी आपके फ़ोन में आ जाएगा। इन्फेक्टेड वेबसाइट्स और एड्स, कभी कभी आप गलत वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं या फिर उसमें कहीं गलत जगह क्लिक कर देते हैं किसी ऐड पर, तो जैसे ही वो फर्दर और आगे प्रोसीड होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके थ्रू वायरस आ सकता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, कभी कभी आप कुछ और सर्च कर रहे हैं बट आपने गलती से कहीं और क्लिक कर दिया, तो जो वो गलती से क्लिक किया है उसकी वजह से कोई ऐसी फाइल डाउनलोड हो सकती है जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड उसकी वजह से वायरस आ जाएगा। इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स और अदर रिमूवेबल स्टोरेज, मीन्स आपने किसी और की यूएसबी ड्राइव यूज़ कर ली जो इन्फेक्टेड थी, उसमें वायरस था, या फिर कोई और रिमूवेबल स्टोरेज लाइक पेन ड्राइव, उसमें ऑलरेडी वायरस था, आपने उसे यूज़ किया तो आपके सिस्टम में भी वो वायरस आ चुका है। अंडरस्टूड? अब वायरस आने से होता क्या है, सबसे पहला तो जो भी रिसोर्सेज या सिस्टम्स हमारे डिवाइस से कनेक्टेड हैं उनमें भी ये स्प्रेड हो सकता है। देन मॉडिफाई और डिलीट सिस्टम फंक्शंस और एप्लीकेशंस, मींस जो भी हमारे सिस्टम में एप्लीकेशंस हैं या फिर सिस्टम के फंक्शंस हैं उनको अपने आप मॉडिफाई कर सकता है वायरस, डिलीट कर सकता है, या फिर हमारे डेटा को कॉपी कर सकता है, अगर इंपॉर्टेंट डेटा होगा डिलीट भी कर सकता है। इस तरह से ये हमारे इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, स्टील करता है हमारे डेटा को। So here are the different types of virus: file virus, boot sector virus, macro virus and script virus. नेक्स्ट टॉपिक इज फिशिंग। ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें अटैकर्स ऐसा दावा करते हैं कि वो लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं, लाइक कोई स्पेसिफिक बैंक या कोई और इंस्टीट्यूशन, एंड वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं। तो आप सोचते हैं कि ये सही है, इसलिए आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दे भी देते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है चोरी, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। हो सकता है कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को चोरी करके और कोई मिसयूज करें। इसे ही हम कहते हैं फिशिंग, एंड ये एक साइबर क्राइम है। फिशिंग डिफरेंट मेथड्स के थ्रू की जा सकती है। हो सकता है आपको फेक ईमेल्स भेजे जाएं, या फिर ऐसा कोई वेबसाइट एड्रेस हो जो ओरिजिनल वेबसाइट से मिलता है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। देन विशिंग मीन्स वॉइस, मतलब फ़ोन कॉल्स के थ्रू फिशिंग होती है, जिसमें आपको फ़ोन कॉल मिलेगा, उसमें कहा जाएगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं एंड आप अभी के अभी ये नंबर प्रेस करिए या फिर ये इन्फॉर्मेशन दीजिए वरना आपका सारा पैसा गया। तो इस तरह से आप डर जाते हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देन एसएमएस फिशिंग, इसमें आपको एसएमएस मिलता है कि आपका इतना स्पेसिफिक अमाउंट इस बैंक में है, आप इसे क्लेम करने के लिए ये बटन प्रेस करें, ये रिप्लाई करें। तो इस तरह से आपको डिफरेंट फिशिंग मेथड्स के थ्रू अटैक करने की कोशिश की जाती है। ऐसे फिशिंग अटैक्स से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? सबसे पहला, स्पैम फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए, इससे जो भी ऐसे फेक ईमेल्स होंगे वो स्पैम में चले जाएंगे। सिक्योर ब्राउज़र सेटिंग्स, आप अपने ब्राउज़र सेटिंग्स को एडजस्ट करें, उसमें सेफ्टी मेथड को ऑन करें। अलग अलग फीचर्स होते हैं लाइक सेफ्टी एनहेंस, इस तरह से भी फीचर्स होते हैं, उसको एनेबल करें ताकि आप किसी भी गलत वेबसाइट को ओपन ना कर लें। देन रिपोर्ट फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स, अगर आपको कोई गलत वेबसाइट मिलती भी है तो आप उसको रिपोर्ट कर दें। देन चेक यूआरएल बिफोर क्लिकिंग, आप जब भी किसी यूआरएल पे क्लिक कर रहे हैं आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ लें। कई बार इतनी
सिमिलर लुकिंग यूआरएल होती हैं कि हमें लगता है कि ये तो सही है, बट एक्चुअल में उसमें एक दो वर्ड आगे पीछे होता है जिसकी वजह से हम गलत यूआरएल पर क्लिक कर देते हैं। एंड ये ध्यान रखें कि कभी भी लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन आपको पर्सनल डिटेल्स आपके ईमेल या फिर फ़ोन कॉल्स पर नहीं पूछते हैं, इसलिए ऐसे कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डिटेल आप ईमेल या कॉल एसएमएस पर शेयर ना करें। ओके। आपको अलग अलग तरह के एसएमएस या मेल्स मिलते हैं। कुछ मेल्स या एसएमएस ऐसे भी होते हैं जो आपने डिमांड नहीं किए, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फिर भी आपको कॉन्टिन्यूसली वो मेल्स या एसएमएस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऑफर शो हो रहा है, गेट रिच क्विकली, सो उसके आगे एक लिंक गिवन होगा, तो कुछ लोग इस चीज़ को सही समझ लेते हैं और फिर उस पर क्लिक कर देते हैं। तो कभी कभी वो सिर्फ एक फेक वेबसाइट होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमारे फ़ोन में एक वायरस ले आए। तो इस तरह से ये एक्चुअली मिसलीडिंग एसएमएस या मेल्स होते हैं जो सिर्फ हमें मिसलीड करने के लिए बनाए गए हैं, बट हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है, फिर भी ये एसएमएस मेल्स हमें मिलते जाते हैं और इनसे हमारा इनबॉक्स भी फुल हो जाता है। सो इसकी वजह से ये स्पैम मेल्स या एसएमएस सही कंसिडर नहीं किए जाते। जनरली जो आपको मेल्स या एसएमएस इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मिलते हैं, ये सभी स्पैम होते हैं, जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेम्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लोन्स, ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिग्रीज, वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑफर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, क्रिप्टो करेंसीज। इन सभी से रिलेटेड जो मेल्स एंड एसएमएस मिलते हैं बिना मांगे, मतलब हमने कहीं पर कोई फॉर्म नहीं भरा है, कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, फिर भी हमें ये स्पैम मैसेजेस मिल रहे हैं, सो ये एक्चुअल में मिसलीडिंग है एंड यू शुड नॉट believe them. Okay. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डीओएस अटैक बेसिकली एक साइबर अटैक होता है जिसमें हमें फेक रिक्वेस्ट मिलती है सिस्टम पर, कोई भी मशीन हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, उस पर फेक रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी और वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में, ताकि जो एक्चुअल यूजर्स हैं वो उसे एक्सेस ना कर पाएं और वो सिस्टम ओवरलोड हो जाए। इसे हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, क्योंकि जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उन्हें ये सर्विस नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी फेक रिक्वेस्ट एक्सेसिव क्वांटिटी में ओवरलोड कर चुकी हैं सिस्टम को। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं ऐसे डीओएस अटैक्स के जो पिछले कुछ ईयर्स में हुए हैं। सितंबर 2017 में गूगल क्लाउड पर अटैक किया गया 2.54 टीबीपीएस की ट्रैफिक से। देन फरवरी 2020 में अमेजॉन वेब सर्विसेज पर अटैक किया गया 2.3 टीबीपीएस की ट्रैफिक से। देन फरवरी 2023 में क्लाउड फ्लेयर पर अटैक हुआ, 71 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड मिली। देन अक्टूबर 2023 में क्लाउड फ्लेयर पर अटैक हुआ, इसमें 201 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड मिली। एंड गूगल पर 398 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड से अटैक किया गया। इस तरह से ये डीओएस अटैक्स बहुत सारी एक्सेसिव क्वांटिटी में रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी लार्ज क्वांटिटी में रिक्वेस्ट भेजी गई पर सेकेंड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं जिन्हें एक्चुअली यूज करना है वो तो यूज नहीं कर पाएंगे, उनको तो नहीं मिल पाएगा। दिस इज कॉल्ड डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सिक्योरिटी टूल्स। यहाँ पर हम 3 सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंटीवायरस ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर मींस मालवेयर से फाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे सिस्टम में जो भी फाइल्स या प्रोग्राम्स हैं उसमें कहीं भी कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर होगा, वायरस होगा, तो वो उसे डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है और रिमूव कर देता है। ये काम कैसे करता है? यहाँ पर पहले से ही इसके पास एक डेटाबेस होगा जिसमें मालवेयर की डेफिनेशंस होंगी। अगर कोई भी फाइल इस डेफिनेशन के साथ मैच कर देती है तो ये उसे पोटेंशियली हार्मफुल मार्क कर देगा। और फिर ये सेटिंग पर डिपेंड करता है, मतलब आपने क्या सेटिंग की हुई है उस एंटीवायरस के लिए, उसी के अकॉर्डिंग या तो ये उस फाइल को डिसेबल कर देगा या फिर डिलीट कर देगा। ये एक्शन उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने सेटिंग कैसी की है, बट अल्टीमेटली ये उस चीज़ को अब आगे प्रोसीड नहीं होने देगा। अंडरस्टूड? So here are the different examples of antivirus softwares.
देन नेक्स्ट इज फायरवॉल। फायरवॉल एक तरह का बैरियर होता है इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटरनल नेटवर्क है, हमारे घर का या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, हमने वहाँ पर फायरवॉल यूज़ किया है। तो अब फायरवॉल यूज़ करने से क्या होगा कि बाहर से कोई भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे नेटवर्क में एंटर नहीं कर सकता। ये एक इस तरह का बैरियर है जो सिर्फ सेफ एंड ऑथराइज डेटा को ही पास करने देता है एंड कोई भी मेलिशियस चीज़ यहाँ से पास नहीं कर सकती। ये नेटवर्क ट्रैफिक को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करता है एंड जो भी डेटा सिक्योरिटी रूल्स के खिलाफ होगा, मतलब मेलिशियस कंसिडर किया जाएगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। So there are different types of firewall. First is hardware firewall, like routers में जो firewall होगी, ये malicious सॉफ्टवेयर को हमारे नेटवर्क में एंटर नहीं करने देगी। देन सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर होगी एंड ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी हमें बचाएगी और हमारे सिस्टम में मालवेयर भी स्प्रेड नहीं होने देगी। देन पासवर्ड मैनेजर्स। सपोज करिए कि आप 10 एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और हर एक एप्लीकेशन पर आपका एक अकाउंट बना हुआ है। तो अब क्योंकि 10 एप्लीकेशंस हैं तो आपने उसके लिए अकाउंट बनाया, तो 10 पासवर्ड्स होंगे। तो आप इतने सारे पासवर्ड्स कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए आप पासवर्ड मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा सेफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो आपके पासवर्ड्स को सेफली स्टोर रखता है। तो जब भी आपको अपने पासवर्ड्स यूज़ करने हैं तो बस आपको इसका पासवर्ड पता होना चाहिए। मतलब आपको सिंगल पासवर्ड किस चीज़ के लिए याद रखना है? पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशन के लिए, और फिर आप अपने बाकी सभी पासवर्ड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके सभी पासवर्ड्स का डेटाबेस बनाकर रखता है सेफली। ओके, so students, with this we have completed chapter 1 networking concepts, and in the next video we will complete the next chapter. आपको शेड्यूल पोस्ट ऐप पर मिला हुआ है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कब आएगा। एंड होम टैब पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिली हुई है जिसमें आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइडेड हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।